यह आदमी जल्द ही मरने वाला है। मानो या ना मानो, एक बड़ी सी नाली अभी अभी आसमान से गिरी है और सीधे आदमी की छाती से होकर घुसी है। क्या आपको लगता है कि यह एक दुर्घटना थी? तो आप गलत हैं। अभी अभी वह लड़की कोने में बैठी थी और स्केच बना रही थी। उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं, जैसे कि उसे पूर्वाभास की भावना थी। वह जल्दी से कार्डबोर्ड के माध्यम से फ्लिप किया और अपने दाहिने हाथ से कागज पर जल्दी से आकर्षित किया, जैसे कि उसने नियंत्रण खो दिया था। उसने इधर उधर देखा जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। यह एक आदमी और एक महिला कैफे से बाहर निकल रहा है। उसने जल्दी से ड्राइंग खत्म की, जल्दी से उस आदमी के पीछे दौड़ी और उसे स्केच सौंप दिया। लड़की मुड़ी और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई, लेकिन वह आदमी बहुत उत्सुक था और फिर उसने उसे देखने के लिए खोला। पेंटिंग बहुत अजीब थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और उसने सोचा कि लड़की बहुत कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली थी। हालांकि अगले सेकंड आदमी को एक बड़े स्लॉट से छेद दिया गया था और उसकी मृत्यु का दृश्य बिल्कुल लड़की की पेंटिंग के समान निकला। जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर पेंटिंग देखी। उन्होंने निर्धारित किया कि यह एक विचित्र मौत का मामला था। जांच के माध्यम से उन्होंने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछा कि वह मौत की भविष्यवाणी करने में सक्षम कैसे हो सकती है। लड़की ने कहा कि वह भी नहीं जानती, वह सिर्फ उस आदमी को याद दिलाना चाहती थी। जब शियाओमी ने पूछताछ जारी रखनी चाहिए तो लड़की के पिता अचानक वहां पहुंचे और बहुत गुस्से में दिखे और गुप्तचरों से उनकी बेटी को परेशान करना बंद करने को कहा। आप जानते हैं कि मेरी बेटी में भविष्य देखने की क्षमता है, इसलिए आप उसे प्रयोगशाला में ले जाएंगे और विवो में उस पर प्रयोग करेंगे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को इस तरह पीड़ित होना पड़े, इसीलिए वह दंग रह गई। भयभीत लड़की को देखकर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अपने पिता को एक व्यवसाय कार्ड सौंप दिया और फिर मुड़ी और चली गई। इस दिन लड़की बस में थी और अचानक उसे फिर से मौत का संकेत महसूस हुआ और उसने जल्दी से ड्राइंग बोर्ड पर स्केच किया। उसने अपना सिर उठाया और अपने आसपास के लोगों को देखा और अचानक एक चाचा उसके सामने प्रकट हुए और उसकी प्रेमहीन उपस्थिति को देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि चाचा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। लड़की जल्दी से पेंटिंग पूरी करके चाचा को देना चाहती थी, लेकिन पेंटिंग खत्म करने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चाचा वहां नहीं थे। दरअसल चाचा पहले ही गाड़ी से उतर चुके थे। लड़की भी जल्दी से गाड़ी से उतरी और उनका पीछा करने लगी। लड़की पूरी कोशिश करना चाहती थी चाचा की जान बचाने की, पर अब देर हो चुकी थी। इस बार लड़की ने आसानी से हार नहीं मानी। उसने खुद जासूस शियाओमी से संपर्क किया और मिलने का वक्त तय करने के बाद उसे एक पेंटिंग दी। उसने कहा कि इस बार की मौत इतनी आसान नहीं है, ये आपदा बहुत सारे लोगों की जान ले लेगी। शियाओमी मामले की गंभीरता समझ गई। फिर जांच दल ने लड़की के चित्र से कंप्यूटर में मृतक की जानकारी ढूंढ निकाली और जल्द ही उस आदमी की पहचान कर ली। जब वे उस आदमी के घर पहुंचे तो पता चला वह काफी दिनों से घर नहीं आया था। पड़ोसियों ने बताया कि चाचा का हाल ही में तलाकत हुआ था और बच्चों की कस्टडी भी खो दी थी। ऐसा बदनसीब आदमी जल्द ही मौत के मुंह में समा जाएगा। यहाँ तक आकर सुराग खत्म हो गए थे। आपदा को रोकने के लिए ये जानना जरूरी था कि वो कहाँ और क्यों होगी। फिर डॉक्टर ने लड़की को गहरी नींद में डालने का फैसला किया। पहले लड़की के दिमाग से ईजी लिया गया ताकि देखा जा सके कि क्या ब्रेन वेव्स से मौत के दृश्य का पता लगाया जा सकता है। फिर एक्सपर्ट ने रंगीन मशीन लाकर लड़की के दिमाग की जांच की। लंबा इंतजार करने के बाद लड़की गहरी नींद में चली गई। तुरंत बाद लड़की के दिमाग में फिर वही बस का दृश्य आया, पर धुंधली तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी। डॉक्टर के मार्गदर्शन में वो फिर चाचा को देख पाई, पर जब वो चाचा के साथ गाड़ी से उतरने ही वाली थी, इस बार उसका चेहरा और दर्द भरा था। उसने माहौल को साफ देखने की कोशिश की। फिर उसके दिमाग में एक और तस्वीर उभरी। वो धमाके के पल की स्थिर तस्वीर थी। वक्त जैसे किसी अलग आकार का हो गया था। लड़की बहुत डर गई थी। डॉक्टर के आराम और मार्गदर्शन में लड़की थोड़ी शांत हो गई। जैसे ही लड़की धीरे धीरे गहरी हो गई, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जो उड़ा दिए गए थे और मध्य हवा में तैर रहे थे। लड़की ने विस्फोट के अंदर की ओर चलने का साहस जुटाया। यह पहली बार था जब उसने मौत को करीब से देखा। उसने पाया कि हवा में तैर रही महिला जासूस शियाओमी थी। सौभाग्य से अपने पिता के आराम के तहत वह अपने दिमाग में उस दृश्य को फिर से प्रकट कर रही थी। उसने आपदा को होने से रोकने के लिए सुराग खोजने की कोशिश की और बारीकी से देखकर उसने खंडहरों में अक्षरों के साथ एक संकेत देखा, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपदा का स्थान कोर्ट हाउस था और सम्मोहन में लड़की अधिक सुराग की तलाश जारी रखना चाहती थी। उसने उस चाचा को देखा जिससे वह पहले बस में मिली थी और उसके हाथ में अभी भी एक उपकरण था जो बम डेटोनेटर की तरह लग रहा था। यह पता चला कि जिस चाचा को वे बचाना चाहते थे वह बिल्कुल भी पीड़ित नहीं था, लेकिन इस आपदा का निर्माता उसे न्यायाधीश द्वारा बच्चे की हिरासत से वंचित किया गया था। उसे पता होना चाहिए कि उसे एक शिकायत है। उसने इन सब के लिए जज को दोषी ठहराया, इसलिए उसने अपने तरीके से जज के साथ मरने की योजना बनाई। सौभाग्य से लड़की भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम हो गई। घटनास्थल पर सटीक जानकारी मिली और महत्वपूर्ण क्षण में विशेष बल समय पर अदालत में पहुंचे और रेडियो के साथ अदालत में सभी लोगों को निकालना शुरू कर दिया। बिग केस टीम ने पुलिस कुत्तों की खोज के माध्यम से भूमिगत गैरेज में एक कार के ट्रंक में एक कार से भरा तरल बम सफलतापूर्वक पाया और इतने में वह आदमी भी कचहरी में हाजिर हुआ। यह देखकर कि जज जाने वाला है, वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उस आदमी ने बहुत भावुक होकर कहा कि उसने जज को गर्दन से पकड़कर सीधे डेटोनेटर दबाया, लेकिन बम नहीं फटा। इतने में जासूस शियाओमी ने उस व्यक्ति को रोका और उससे कहा कि पुलिस ने बम निष्क्रिय कर दिया है और अब कोई बेकार संघर्ष नहीं होना चाहिए। इस समय वह आदमी पहले से ही एक समूह से घिरा हुआ था और जब उस आदमी ने यह देखा
तो उसने तुरंत जिप खोली और अपने पूरे शरीर पर एक बम दिखाया। लेकिन शियाओमी के सच्चे समझाने के बाद जब बात उसके अपने बच्चे की आई तो उसने धीरे से अपने हाथ में स्विच रख लिया और उस आदमी के बुरे विचार पल भर में ध्वस्त हो गए। शियाओमी जानता है कि वास्तव में पुरुष बुरे नहीं है, वह सिर्फ एक अच्छा पिता बनना चाहता है। बहुत से लोग आवेग के कारण वापस न लौटने के इस रास्ते पर चल पड़े और अंततः ये संकट समाप्त हो गया। लेकिन जो लड़की मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकती थी वह इतनी भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि वह इस दुनिया को छोड़ने वाली थी। जब शियाओमी ने उसे पाया तो उसकी आंखों में प्रकाश नहीं था और वह शोक के आंसू छोड़ रही थी। इसके बाद उसने पिता को एक चित्र दिया जिसमें वह वहां बैठी थी। उसे पता था कि उसने नियम तोड़े, कई लोगों को बचाया और प्रतिक्रिया भी झेली। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी का मूल्य है, आपदा में लोगों को बचाना उसका जीवन मूल्य हो सकता है। अंत में वह पिता की गोद में शांति से मर गई। शायद यही उसका सबसे अच्छा ठिकाना था। काश वह स्वर्ग में बिना दर्द के हो। एक अश्वेत युवक ने कॉफी खरीदी और मॉल से बाहर निकला। अचानक उसे बेचैनी हुई और वह घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से सफेद धुआं निकला और वह जमीन पर गिरकर लंच बॉक्स गिरा दिया। यह देखकर पास खड़ी महिला डर गई और अजीब बात यह है कि आसपास के लोग एक एक करके गिरने लगे, सभी एक जैसी स्थिति में। पहले चेहरा लाल हुआ, होंठ काले और लगातार सफेद धुआं निकलता रहा। महिला ने कुछ देखा और डरकर कहा, हिलो मत, हिलने पर मौत होती है। यह देखकर सभी वहीं खड़े रहे। यही बचने का एकमात्र तरीका था। जल्द ही जांच अधिकारी सूचना पाकर वापस आ गए। विशेषज्ञों ने पाया कि यह वायरस हवा से नहीं फैलता। डॉक्टर ने आत्मविश्वास से जांच की। मृतकों से अभी भी धुआं निकल रहा था, मानो शरीर जल रहा हो। मॉल में और भी विचित्र मौतें मिली। डॉक्टर ने जांच शुरू की, पर धुएं के अलावा कोई सुराग नहीं मिला। तभी पास खड़ी महिला ने उससे पूछा। डॉक्टर ने उसे शांत किया। खून लेते समय उसके नाखून पर फफूंदी देखी। महिला ने कहा कि यह लिफ्ट में लगा होगा। फिर उन्होंने लिफ्ट में एक उपकरण पाया। डॉक्टर हैरान था। यह एक ऐसा उपकरण था जो असीम रूप से नैनो रोबोट को दोहरा सकता था और लगातार मानव शरीर में भेज सकता था। ये रोबोट संक्रमित व्यक्ति के चलने पर सक्रिय होते हैं, जो संचरण के बाद शरीर के स्वतः दहन का कारण बनता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए संक्रमित लोगों पर प्रयोग करना होगा और स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। एक महिला स्वेच्छा से प्रयोग का विषय बनी, यह आशा करते हुए कि यह जल्द समाप्त हो जाएगा। महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। प्रयोग के लिए सब कुछ तैयार था। जब महिला ने घर फोन किया, शाओमी ने उसे आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयोग जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान उसका तापमान तेजी से बढ़ने लगा। चेहरा लाल होने लगा। कुछ ही सेकंड में तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया। जल्द ही वह स्वतः दहन होने वाली थी। और दूसरी ओर कुछ और भी अजीब हो रहा था। एक महिला बस में थी। अचानक उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। शरीर बहुत गर्म हो गया। उसका तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया। खिड़की पर भाप जम गई। लेकिन इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसने अचानक देखा कि सीट पर अखबार अपने आप जल रहा था। महिला की आंखें चकराने लगीं। जल्दी से उसने बस रोकने के लिए बेल बजाई। वह बाहर जाकर सांस लेना चाहती थी। बस का दरवाजा खुला और वह बाहर निकल गई। फिर भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह राहगीरों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। महिला के आंसू तुरंत वाष्पित हो गए। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। शाओमी प्रयोगशाला में इलाज खोज रहा था, जबकि परीक्षण की जा रही महिला स्वतः दहन होने वाली थी। तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया था। इस समय शाओमी की आंखें दृढ़ थीं। उसने महिला का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। नाजुक पल में प्रयोगशाला की बिजली अचानक चली गई। तभी महिला का तापमान अचानक गिरने लगा। फिर धीरे धीरे बिजली बहाल हो गई। वे समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था। क्या शाओमी के पास अलौकिक शक्तियां थीं? महिला का वायरस सफलतापूर्वक नष्ट हो गया था। जल्द ही एक इलाज विकसित किया गया और मॉल में फंसे लोगों को बचाया गया। जांच दल ने निगरानी के माध्यम से नैनो रोबोट्स के स्थान का पता लगाया, लेकिन डॉक्टर ने समस्या को भांप लिया। नैनो रोबोट्स के विश्लेषण से पाया कि समुद्री बुद्धि डिजाइन नहीं की जा सकती। ऐसा केवल एक व्यक्ति कर सकता था, वो था उसका प्रतिद्वंद्वी ब्याओ। लेकिन अजीब बात यह है कि ब्याओ 10 साल पहले मर चुका था। उसने खुद ब्याओ का शव देखा था, जिससे डॉक्टर बहुत परेशान था। रात में एक काला आदमी सड़क पर चल रहा था। लोगों को वहीं खड़े देखा। उसने भी मुड़कर देखा, फिर रोते हुए अपनी गति धीमी कर दी। आकाश से एक प्रकाश स्तंभ गिरा, लेकिन अगले ही पल वह सिकुड़ गया। सामने का दृश्य उसे हैरान कर गया। क्या एलियन आ गए हैं? कल्पना नहीं कर सकते कि यह प्रकाश स्तंभ शहर को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बाद में डॉक्टर ने पाया कि किसी ने उपग्रह से सूर्य की किरणें मोड़कर यह किया था। तभी उसके सहायक ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। डॉक्टर हैरान रह गया। दरअसल इमारत के नीचे तेल का भंडार था। अगर प्रकाश स्तंभ से फटा तो पूरा शहर पल भर में उड़ जाएगा।
अच्छा हुआ डॉक्टर ने त्रिकोणमिति से उपग्रह रिसीवर का सटीक स्थान पता लगा लिया। संकट के समय शियाओ मेई और शियाओ शुआई को काम मिला। वे तुरंत वहां पहुंचे। जब वे पहुंचे तो उन्हें 2 उपग्रह रिसीवर मिले। दोनों ने वॉकी टॉकी लिए। एक एक करके उपग्रह टावर पर चढ़े। शियाओ शुआई के निर्देश पर दोनों ने एक साथ रिसीवर बंद कर दिए। प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया। तभी अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। मेट्रो की आवाज ने उसे गिरा दिया। शियाओ मेई ने देखा स्थिति खराब है, जल्दी से पिस्तौल निकाली। दोनों भिड़ गए। शियाओ मेई निशाना नहीं लगा पाई। फिर शियाओ शुआई भी गिर गया। तभी 2 सुरक्षाकर्मी आ गए। शियाओ मेई से हथियार छोड़ने को कहा। शियाओ मेई ने पिस्तौल फेंक दी, पर गार्ड की पिस्तौल भी गिर गई। उसे समझ नहीं आया कैसे हुआ। साथी को मुसीबत में देख उसने एक आजमाइशी हरकत की, एक मुक्त करने वाला कदम उठाया। शियाओ शुआई ने भी वैसा ही किया, पर जोर ज्यादा था, हाथ मुड़ गया। शियाओ मेई ने मजबूती से हाथ दबाया। थोड़ा दर्द हुआ। फिर शियाओ मेई ने मुक्का मारने की कोशिश की। आदमी पर एक वार किया। आदमी को सीधे चकरा दिया। शियाओ मेई के नियंत्रण में दुश्मन जल्द ही हार गया। दूसरी ओर डॉक्टर का सहायक मारा गया। यह सब ब्याओ की साजिश थी। आह वेई रुई से अपने लिए न्यूक्लिक एसिड बना रहा था। फिर उसने रुई को पानी की बोतल में डाला और हिलाया। तरल हरा हो गया। इससे पता चला कि वह खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गया था। फिर उसने जल्दी से एयर होस्टेस को ढूंढा, उसे उत्तर पश्चिम की घटना बताई और कहा कि वह जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा शांतिदायक दवाएं इकट्ठा करे, वरना सबकी जान खतरे में होगी। लेकिन एयर होस्टेस ने आह वेई की बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी आह वेई की नाक से अचानक खून बहने लगा। उसने कोंग शाओ को एके या शाओ लेई को खोजने भेजा। अगर हालात बिगड़े तो कम से कम सुरक्षित जगह पहुंच जाना। फिर उसने कोंग शाओ से कहा कि वह टॉयलेट को लॉक कर देगा। कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। कोंग शाओ के हामी भरते ही आह वेई टॉयलेट लौटा और दरवाजा बंद किया। फिर उसने आईने में खुद को देखा। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर उसके दांत गिरने लगे। अगले ही पल आह वेई पागलों की तरह खून उगलने लगा। विमान में आह वेई की चीखें गूंजी। सभी यात्री डर गए, पर एयर होस्टेस ने सबको शांत रहने को कहा। उसे लगा आह वेई ठीक हो रहा है, पर वह दर्द से जमीन पर गिर चुका था। फिर उसकी पीठ से सैकड़ों कांटे निकले, जो कोट को फाड़कर बाहर आए और बढ़ते रहे। आह वेई एक बड़े कांटेदार जीव में बदल गया। 40 मिनट बाद टॉयलेट से आवाज बंद हो गई। जब क्रू चिंतित थे, अचानक एक विशाल कांटेदार जीव टॉयलेट से बाहर निकला। विमान ने पुलिस को खींचा और जंगल में गिर गया। जोरदार धमाका 100 किमी दूर तक सुनाई दिया। 1 हफ्ते बाद फोबोरो मौके पर पहुंचे। विमान के 300 यात्री सांस छोड़कर अच्छी हालत में थे। जब उन्होंने जांच की तो एक विशाल जानवर का शव दिखा। पूरा शरीर कांटों से भरा था, बिल्कुल एक बड़े कांटेदार कीट की तरह। अनुभवी प्रोफेसर भी हैरान थे। पर जब शव पलटा गया, सब चौंक गए। यह राक्षस इंसान जैसा दिखता था। अब राक्षस भुन चुका था। चारों ओर बारबेक्यू की महक थी। पुलिस अफसर शियाओमी के मुंह में पानी आ गया। प्रयोगशाला में प्रोफेसर ने शव का विश्लेषण कर एक उत्परिवर्तित वायरस पाया, जो उनकी धारणा की पुष्टि करता है कि राक्षस वास्तव में मानव का उत्परिवर्तित रूप था। फिर प्रोफेसर ने राक्षस के हाथ में एक चिप पाई, उसे स्कैन किया और पता चला कि राक्षस आह वेई था। दूसरी ओर शियाओमी को पता चला कि वेई का आखिरी संपर्क कियांग था। जल्द ही कियांग को चाय पर बुलाया गया, लेकिन पूछताछ पर कियांग के पास सिर्फ 2 शब्द थे, नहीं जानता। शियाओमी ने वेई की उत्परिवर्तित तस्वीर दिखाई। वह बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। कियांग की नाक से खून बहने लगा। खिड़की के बाहर प्रोफेसर ने यह देखा और चौंक गया। अगर जल्दी नियंत्रण नहीं किया गया तो कियांग तुरंत शाही में बदल जाएगा। जब वह कियांग को शाम तक इंजेक्शन देने वाला था, मजबूर होकर कियांग ने शियाओमी को बताया कि 3 दिन बाद एक वायरस सौदा होगा। इस जानकारी पर पुलिस ने तुरंत खरीदार को नियंत्रित किया और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों को तैनात किया। 3 दिन बाद शियाओमी और शियाओ शुआई ने खरीदार बनने का नाटक किया। बड़ा सांप बहुत सावधान था। शियाओमी से हाथ मिलाने से भी इनकार किया और उसकी पूरी जांच की। जब मेटल डिटेक्टर शियाओमी के कान के पास से गुजरा, अचानक एक तेज आवाज हुई। शियाओमी ने शांति से अपने बाल हटाए, कान में पहले से लगाए गए हीरे के टॉप्स दिखाए, जिससे कान में छिपा माइक्रो ईयरपीस बच गया। लेकिन बड़े सांप ने अभी भी संदेह नहीं छोड़ा और लगातार शियाओमी से सवाल पूछता रहा। कियांग की मदद से शियाओमी ने हर सवाल का सटीक जवाब दिया। जल्द ही दूसरे पक्ष ने पैसे गिने, लेकिन बड़ा सांप अभी भी संतुष्ट नहीं था और लेन देन जारी रहा। जैसे ही वायरस वाला सूटकेस खोला जाने वाला था, बड़े सांप को फोन आया कि बड़ा बॉस खुद लेन देन पूरा करेगा। फिर उसने एक और कठिन सवाल पूछा। तनाव में शियाओमी कियांग की मदद का इंतजार कर रही थी, लेकिन तब तक कियांग के शरीर में वायरस फैल चुका था और वह बेहोश हो गया। बड़े सांप और उसके साथियों ने शियाओमी की चुप्पी देखी और अपने हथियार निकाल लिए। तभी बड़ा बॉस आया और बिना कुछ कहे शियाओमी और कियांग को मारने का आदेश दिया।
ठीक उसी वक्त बाहर छिपा फौर अंदर घुस आया और सभी अपराधियों को पकड़ लिया। अगर ऐसा वायरस सच में मौजूद है तो मानवता को क्या करना चाहिए?